ये इस विश्वास के साथ लिखी गई है कि हम दुनिया को पूरी तरह अपनी धारणाओं परसेप्शन से देखते हैं। किसी भी स्थिति को बदलने से पहले हमको खुद को बदलना होगा और खुद को बदलने के लिए हमको अपनी धारणा बदलनी होगी। हम सब सफल होना चाहते हैं और सफलता पाने का एक ही रास्ता है, जो कि है उन आदतों को पहचानना जो हमको हमारी यात्रा जर्नी में मदद करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अत्यधिक प्रभावी हाईली इफेक्टिव लोगों की 7 आदतें। सक्रिय प्रोएक्टिव होना। दिमाग में अंत के साथ शुरुआत। पहली चीजें पहले ही रखना। जीतने के बारे में सोचना। पहले दूसरों को समझाना, फिर खुद को समझाना। तालमेल सिनर्जाइज बनाना। नजर तेज शार्प रखना। अत्यधिक प्रभावी लोगों के पास क्या आदतें होती है। इस किताब के शुरू में ही आपको कई ऐसे इंसानों के बारे में पता चलता है जो कि बहुत सफल होने के बावजूद भी वो कैसे खुद की व्यक्तिगत विकास पर्सनल डेवलपमेंट के लिए संघर्ष स्ट्रगल कर रहे होते हैं और दूसरों के साथ एक हेल्थी संबंध बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। हम जिस तरह से समस्याओं को देखते हैं वो अपने आप में ही एक बड़ी समस्या है। हमें खुद को प्रतिमान विस्थापन पैराडाइम शिफ्ट से बदलना होगा। एक असली बदलाव के लिए हमको खुद का केवल रवैया, एटीट्यूड या व्यवहार नहीं, बल्कि खुद को मौलिक रूप से फंडामेंटली बदलना होगा। ये है बेहद असरदार लोगों की 7 आदतें। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आदत 1, 2 और 3 रखने वाले बहुत ज्यादा असरदार इफेक्टिव लोग होते हैं जो आत्म महारत सेल्फ मास्टरी पर फोकस करते हैं और निर्भरता डिपेंडेंसी से आजादी इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ते हैं। आदत 4, 5 और 6 रखने वाले लोग टीम वर्क, सहयोग, कोलैबोरेशन और संचार कौशल कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने पर फोकस करते हैं और निर्भरता से आजादी की तरफ बढ़ते हैं। आदत 7 रखने वाले लोग विकास, ग्रोथ और सुधार इंप्रूवमेंट पर फोकस करते हैं और दूसरी आदतों पर भी फोकस करते हैं। 1, सक्रिय प्रोएक्टिव रहें। पहली आदत है सक्रिय होना। हम इंसानों में जानवरों से ये अलग है कि हमारे पास खुद के किरदार कैरेक्टर को एग्जामिन करने की क्षमता होती है। ये तय करने की क्षमता होती है कि खुद को और स्थितियों को कैसे देखा जाए और कैसे अपनी प्रभावशीलता इफेक्टिवनेस को नियंत्रित किया जाए। आसान भाषा में प्रभावी होने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब हमें यही बताती है। प्रतिक्रियात्मक रिएक्टिव लोगों का निष्क्रिय पैसिव दृष्टिकोण होता है। उनको लगता है कि सब चीजें उनके हिसाब से हो रही है। वो इस तरह की चीजों को बोलते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। उन्हें लगता है कि समस्या तो बाहर है, लेकिन यही सोच एक समस्या है। प्रतिक्रियात्मक रिएक्टिव लोग खुद को पीड़ित, विक्टिमाइज्ड और नियंत्रण कंट्रोल से बाहर महसूस करते हैं। सक्रिय लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, या कह सकते हैं वो प्रतिक्रिया देने की जिम्मेदारी को समझते हैं, जिसको स्टीवन का मानना है एक ऐसी क्षमता का होना जिसमें किसी स्थिति में कैसा जवाब रिस्पॉन्स देना है इसको अच्छे से चुन पाना। सक्रिय होने के लिए हमें अपने प्रभाव के घेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर जो बाहरी कारकों फैक्टर्स को दोष देते हैं, नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी को निकालते हैं, उस पर फोकस करना, जिसकी वजह से प्रभाव का घेरा कम हो जाता है। प्रतिक्रियात्मक लोग दूसरी तरफ प्रभाव के घेरे पर फोकस करते हैं, ना कि उस प्रभाव के घेरे पर जो बाहरी कारकों को दोष देते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को निकालते हैं, जिसकी वजह से प्रभाव का घेरा कम हो जाता है। सक्रिय के सिद्धांत प्रिंसिपल को टेस्ट करने के लिए खुद को चुनौती देते हुए ये चीजें करें। प्रतिक्रियाशील रिएक्टिव भाषा को सक्रिय भाषा के साथ बदल दें। प्रतिक्रियाशील इक्वल्स ये मुझे पागल कर रहा है। सक्रिय इक्वल्स मैं अपनी भावनाओं फीलिंग्स को नियंत्रित करता हूँ। अपने काम को सक्रिय इंसान की तरह कन्वर्ट करना। 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। दिमाग में एक साफ गंतव्य डेस्टिनेशन के साथ शुरू करना। स्टीवन कहते हैं कि हमको अपनी कल्पना इमेजिनेशन का उपयोग करना चाहिए, अपने विजन को देखने में कि हम क्या बनना चाहते हैं। बहुत से लोगों को खुद को व्यस्त रखने में आसानी होती है। हम जीत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जैसे प्रमोशन लेना, ज्यादा आय और ज्यादा पहचान, रिकॉग्निशन के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन हम इस व्यस्तता के पीछे क्या मतलब है ये मूल्यांकन इवैल्यूएट नहीं करते। हम खुद से ये नहीं पूछते कि अगर चीजों पर हम वास्तविक में फोकस कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कितनी मैटर करती है। दूसरी आदत हमें ये सुझाव सजेशन देती है कि जो भी हम करते हैं उसमें हमें दिमाग में अंत से शुरू करना चाहिए। एक साफ गंतव्य के साथ शुरू करें। इस तरीके से हम ये चीज सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम एक सही दिशा में जा रहे हैं। मन में अंत का सोचकर शुरू करना बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। मैनेजर वो होता है जो काम की दक्षता एफिशिएंसी को सुधारता है, पर लीडर वो होता है जो सही रणनीति अपनाता है, जिसकी दृष्टि पहले उसकी संगठन ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, इससे पहले कि हम एक व्यक्ति के रूप में और एक संगठन के रूप में लक्ष्य को निर्धारित करना और प्राप्त करना शुरू करें। हमें अपने मूल्यों को पहचानना चाहिए। इस प्रक्रिया प्रोसेस में हो सकता है खुद के कुछ मूल्यों वैल्यूज को बदलने या रीस्क्रिप्ट करने पर जोर देना पड़े। रिस्क्रिप्टिंग को स्टीवन व्याख्या एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऐसी अप्रभावी स्क्रिप्ट है जो आपके लिए लिखी गई है, और इन स्क्रिप्ट्स को एक सक्रिय प्रोएक्टिव इंसान बदलता है जो नई वैल्यूज का निर्माण करता है। हमें खुद का केंद्र पहचानना भी जरूरी है।
जो कुछ भी हमारी जिंदगी के केंद्र में है वही हमारी सुरक्षा, सेफ्टी, मार्गदर्शन, गाइडेंस, ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। हमारे केंद्र हमें मौलिक रूप से फंडामेंटली प्रभावित करते हैं। वो हमारे हर रोज लिए जाने वाले फैसले, कार्य, प्रेरणा को भी प्रभावित करते हैं। दिमाग में अंत से शुरू करने के सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए खुद को चुनौती देते हुए ये चीजें करें। अपने खुद के अंतिम संस्कार, फ्यूनरल को डिटेल में देखना, वहाँ कौन है, वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे जिया, आपके रिश्ते कैसे थे, आप उन्हें क्या कहना चाहते हो। इस बात को जरा सोचिए कि अगर आपके पास जिंदगी में सिर्फ 30 साल हैं जीने के लिए, तो आपकी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटी कैसे बदलेंगी। उन्हीं प्राथमिकताओं के साथ जीना शुरू करें। अपने जीवन में अपने अलग भूमिका, रोल्स को तोड़ना, चाहे वो प्रोफेशनल और पर्सनल क्यों ना हो, और 3 से 5 लक्ष्य की लिस्ट बनाना जो आपको हासिल करने हैं। जिस चीज से आप डरते हैं उसे परिभाषित करना, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग का डर, किताब लिखने के बाद आलोचनात्मक प्रतिक्रिया, क्रिटिकल फीडबैक मिलने का डर। अपने सबसे बड़े डर का सबसे खराब मामले की पृष्ठभूमि, वर्स्ट केस सिनेरियो लिखें, फिर उसे विजुअलाइज करें कि उस स्थिति को आप कैसे संभालेंगे। सटीक विजुअलाइजेशन को लिखें। 3 पहली चीजें पहले रखो। खुद को प्रभावशाली तरीके से प्रबंध, मैनेज करने में हमें महत्वपूर्ण चीजों को पहले रखना होता है। हमें अनुशासन से रहना होता है ताकि दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, आप अपनी चीजों को प्राथमिकता प्रायोरिटाइज करें कि कौन सी महत्वपूर्ण है और कौन सी महत्वपूर्ण नहीं, और कौन सी बहुत अत्यावश्यक, अर्जेंट है। इस बात पर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में जोर दिया गया है। दूसरी आदत में हमने चर्चा की थी अपनी वैल्यूज को निर्धारित, डिटरमिन करने और उन्हें समझने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित करने हैं उन्हें हासिल करने के लिए। आदत 3 में लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमें उन्हें दिन प्रतिदिन, पल पल प्राथमिकता देना है। अनुशासन बनाए रखने के लिए और लक्ष्यों के ट्रैक पर फोकस बनाए रखने के लिए हमारे पास कुछ करने की इच्छा शक्ति, विल पावर होनी चाहिए। हमको इच्छा के हिसाब से नहीं बल्कि अपने मूल्यों के हिसाब से काम करना चाहिए। सारी गतिविधियों, एक्टिविटीज को 2 कारकों में बांटा जा सकता है, अत्यावश्यक, अर्जेंट और महत्वपूर्ण। क्वाड्रेंट L- अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण, क्वाड्रेंट L- अत्यावश्यक नहीं लेकिन महत्वपूर्ण, क्वाड्रेंट L अत्यावश्यक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, क्वाड्रेंट L- अत्यावश्यक नहीं और महत्वपूर्ण भी नहीं। हम अत्यावश्यक मैटर्स पर रिएक्ट करते हैं, जो चीजें जरूरी नहीं है उन पर अपना समय बर्बाद करते हैं। इसका मतलब है हम क्वाड्रेंट 2 को उपेक्षा, नेग्लेक्ट करते हैं, जो कि हम सबके लिए बहुत जरूरी होता है। इस बात पर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में जोर दिया गया है। अगर हम क्वाड्रेंट L पर फोकस करते हैं और अपना समय समस्याओं पर लगाते हैं तो वो और भी बढ़ती जाती है जब तक वो हमें खा न ले। ये तनाव, जलन और आग की तरह बाहर निकलता है। अगर हम 3 क्वाड्रेंट पर फोकस करते हैं और ज्यादा समय उन मैटर्स पर बर्बाद करते हैं जो हमको अत्यावश्यक लगते हैं, लेकिन सच ये है कि उन मैटर्स की अत्यावश्यकता, अर्जेंसी, दूसरों की प्राथमिकता और उम्मीदों, एक्सपेक्टेशंस पर आधारित होती है। ये शॉर्ट टर्म फोकस नियंत्रण से बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल फीलिंग, उथले और टूटे हुए रिश्ते की तरफ ले जाते हैं। अगर हम LV क्वाड्रेंट पर फोकस करते हैं तो हम जीवन में जिम्मेदार नहीं होते। ये ज्यादातर नौकरी से निकाले जाने का कारण और दूसरों पर निर्भर रहने का कारण बनता है। क्वाड्रेंट 2 डील करता है संबंध निर्माण, बिल्ड, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना, गतिविधियां और खुद को तैयार करना। ये सब चीजें हम जानते हैं जो हमें करनी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसे चीजें पास आ जाती है जिससे हम इनको अत्यावश्यक नहीं समझते। क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करने के लिए हमें दूसरी गतिविधियों को नहीं बोलना होगा, क्योंकि कभी कभी जो जरूरी लगता है उसे करने के लिए प्रभावी होना जरूरी है। साथ ही जब हम क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करते हैं, इसका मतलब है कि हम आगे की सोच रहे हैं और अपने जड़ों, रूट्स पर काम कर रहे हैं। बाद में रोने से पहले ही सावधान होना जरूरी है। यह हमको माता पिता सिद्धांत को लागू करने में मदद करता है। आपके 20% समय में किए गए प्रयासों का परिणाम आपको 80% मिलता है। इस बात पर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में जोर दिया गया है। यहाँ कुछ उदाहरण है जिनका उपयोग करके आप चीजों को कैसे प्राथमिकता देना है ये अभ्यास कर सकते हैं। क्वाड्रेंट 2 की पहचान करना, जिसकी आप उपेक्षा कर रहे हैं। जो आपको करना है उसे लिखें और लागू करें। अपनी खुद के समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स तैयार करें जिससे आप चीजों को प्राथमिकता दे सकते हैं। समय का अनुमान लगाना कि किस क्वाड्रेंट को आप कितना समय दे रहे हैं। फिर आप अपने समय को चेक करें कि आप क्वाड्रेंट 2 को कितना समय दे रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। 4 फायदे का सौदा, विन माइनस विन। सोचो, एक अच्छे प्रभावी संबंध के लिए हमें जीत की स्थिति की तरफ प्रतिबद्ध, कमिटेड होना होगा, जो दोनों तरफ से संतोषजनक, सैटिस्फाइंग और लाभकारी, बेनिफिशियल होगा। 5 पहले समझने की कोशिश करना, फिर समझे जाना। एक बार की बात है, स्टीवन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे बिजनेस एग्जीक्यूटिव के लिए। उन्होंने एक इंसान को देखा जो बहुत परेशान था। स्टीवन ने उससे पूछा कि क्या बात है। उस इंसान ने स्टीवन को बताया कि मैंने अपने बेटे को काम करने के लिए बहुत प्रेशर दिया, पर वो मेरी एक नहीं सुनता, मैं क्या करूं? स्टीवन ने उस इंसान से पूछा, क्या आप सच में जानते हो कि आपका बेटा क्या चाहता है? उस इंसान ने तुरंत जवाब दिया, मुझे पता है वो क्या चाहता है, वो करना नहीं चाहता।
स्टीफन ने कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि वो अपनी जिंदगी से क्या चाहता है। उस इंसान ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, मुझे नहीं पता। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता कि आप किसी के साथ रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि वो इंसान क्या चाहता है? जब हम दूसरों से बात करते हैं तो हम ज्यादातर उन्हें अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी को प्रोजेक्ट करते हैं। अगर आप किसी समस्या को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि वो आपको 10 मिनट में छोड़ दे और बोले कि यहाँ प्रिस्क्रिप्शन है? क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि वो आपसे कुछ सवाल पूछे ताकि वो आपकी बीमारी का पता लगा सके? आप शायद ये उम्मीद करते हैं कि वो आपको अपना चश्मा देता है और बोलता है कि ये कोशिश करो, मेरे लिए ये सालों से काम कर रहे हैं। आप वो चश्मा लगाते हैं, लेकिन वो आपकी समस्या को और खराब कर देता है। क्या चांस है कि आप उस डॉक्टर के पास वापस जाएंगे? दुर्भाग्य से यही चीज हम दूसरे के साथ बातचीत करते समय करते हैं। समस्या समझने से पहले हम समाधान देने लगते हैं। आदत -5 कहती है कि समझे जाने से पहले समझना होगा और समझने के लिए हमें सुनना सीखना होगा। किसी को प्रभावी ढंग से सुनने के लिए मौलिक रूप से बदलना होगा। हमें सबसे पहले समझना होगा कि ज्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। वो लोग हर समय या तो वो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। स्टीवन बताते हैं कि संचार विशेषज्ञ, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स, ये अनुमान करते हैं कि 10% संचार, कम्युनिकेशन, हमारे शब्द का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। 30% हमारी आवाज का प्रतिनिधित्व करती है। 60% हमारी बॉडी लैंग्वेज का प्रतिनिधित्व करती है। आदत संख्या 5 का दूसरा हिस्सा, जिसमें यह समझना कि ये उतना ही मुश्किल है जितना जीत की स्थिति को पाना। यहाँ कुछ उदाहरण हैं दूसरों को पहले समझने के लिए। अगली बार जब आप लोगों को बात करते हुए देखते हैं तो अपने कान बंद करके देखें। कौन सी इमोशंस की बातें हो रही है जो सिर्फ शब्दों के जरिए नहीं हो सकती? कौन सा इंसान बातों में ज्यादा दिलचस्प, इंटरेस्टेड है? जो आपने नोटिस किया उसे लिखें। जब आप अगली बार किसी से बात कर रहे हैं तो कम से कम 30 सेकंड तक इंतजार करें। जब वो अपनी बात खत्म कर ले, फिर आप अपनी बात कहना शुरू करें। दूसरों को समझने के लिए सवाल पूछें। 6. तालमेल, सिनर्जाइज बिठाएं। दूसरों के मूल्यों, वैल्यूज को समझने के लिए हमें तालमेल रखनी होती है, जो हमें नई संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज, खुलापन, ओपननेस और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी देती है। तालमेल नए विकल्प और नई संभावनाओं का सृजन, क्रिएशन करती है। ये हमें अनुमति देते हैं कि हम पुराने तरीकों को भूलकर नए विचारों पर काम करें। इस आदत को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आदत 4 और 5 को इस्तेमाल करना होगा। आपको जीत की स्थिति के बारे में सोचना होगा और दूसरे को समझाना होगा। जब आप ये करते हैं तो आप खुद को दूसरों को एक तरफ में रख के सोचते हैं, उनकी समस्याएं और उनकी जरूरत को समझते हैं और एक विकल्प निकालते हैं जिससे उनकी मदद हो सके। ये एक परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन है और इससे उन्हें वो मिलता है जो उन्हें चाहिए और इसी प्रक्रिया में संबंध का निर्माण होता है। तालमेल का वास्तविक सार, रियल एसेंस है अंतर को वैल्यू करना, चाहे वो मानसिक, मेंटल हो, भावनात्मक, इमोशनल हो या मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल हो। 7. अपनी धार तेज करें। 7वीं आदत है अपनी धार को तेज रखना। ये आपके व्यक्तिगत आयामों, डायमेंशंस का नवीनीकरण, रिन्यूअल है। शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल, सामाजिक, भावनात्मक, सोशल, इमोशनल और आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। यह आदत दूसरी सभी आदतों को घेरती है क्योंकि यह उन सभी को संभव बनाती है। शारीरिक आयाम, फिजिकल डायमेंशन। शारीरिक आयाम का मतलब है अपनी सेहत का ध्यान रखना, जिसमें सही खाना खाना, आराम करना और एक्सरसाइज करना शामिल है। इस आयाम को नवीनीकृत, रिन्यू करने के लिए हमें ये करना चाहिए: सही खाना खाना, पर्याप्त नींद लेना, व्यायाम, एक्सरसाइज करना। मानसिक आयाम, मेंटल डायमेंशन। मानसिक आयाम को नवीनीकृत करने के लिए हमें अपनी शिक्षा, एजुकेशन को जारी रखना चाहिए। मानसिक रूप से खुद को नवीनीकृत करने के लिए आप ये कर सकते हैं: अच्छी किताबें पढ़ना, विचारों को व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज करना, योजना, प्लानिंग बनाना, लिखना। स्टीवन सुझाव देते हैं कि एक व्यस्त इंसान को हर हफ्ते कम से कम 1 घंटा अपनी सोच को नवीनीकृत करने में लगाना चाहिए। आध्यात्मिक आयाम, स्पिरिचुअल डायमेंशन। आध्यात्मिक आयाम आपका मूल कोर है, आपकी वैल्यू सिस्टम है। यह आपको उद्देश्य, पर्पस और संदर्भ, मीनिंग देता है। खुद को आध्यात्मिक रूप से नवीनीकृत करने के लिए आप ये कर सकते हैं: प्रकृति के साथ समय बिताना, ध्यान, मेडिटेशन करना, संगीत सुनना, कला का अनुभव करना। टीवी उतना ही देखे जितना आपका जीवन और आपके मन पर अच्छा असर पड़े। टीवी सीमित रूप से देखना ही सही रहता है। सामाजिक, सोशल और भावनात्मक, इमोशनल आयाम, डायमेंशन। सामाजिक और भावनात्मक आयाम को बदलने से रिश्ते विकसित होते हैं। अपने आप में भावनात्मक नवीनीकरण करने के लिए आप ये कर सकते हैं: दूसरे लोगों को गहराई से, डीपली समझना चाहिए। अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान, कंट्रीब्यूशंस अच्छे प्रोजेक्ट्स में देना चाहिए जिससे कि दूसरों की जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। अपनी मानसिकता को बदलें ताकि आप दूसरों को सफल बनाने में मदद कर सको। जैसा कि हम बदलावों की बात कर रहे हैं, इन 4 आयामों के साथ हमें दूसरे इंसानों में सकारात्मक चीजें देखनी चाहिए।
हमें दूसरों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वो अच्छे रास्ते पर खुद को विश्वास के साथ देखें, उनको ध्यान से सुनना चाहिए और एक्टिवली प्रोत्साहित करना चाहिए। नवीनीकरण और बदलाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें लगातार सुधार और विकास में मदद करता है। खुद को बदलने वाली गतिविधियां, एक्टिविटीज की लिस्ट बनाएं जिससे आपको मदद मिले उन सभी 4 आयामों के साथ जो आपको बताए गए हैं। एक आयाम के साथ एक गतिविधि चुनें जो आपका साप्ताहिक लक्ष्य पूरा करने में मदद करता है। सप्ताह के अंत में आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी चाहिए जो आपको आपके लक्ष्य को पूरा करने में और सफलता दिलाने में मदद करता है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये किताब आपको अच्छी लगी होगी और मैं ये मानता हूँ इन 7 आदतें को इम्प्लीमेंट करके आप जीवन में बहुत सफलता पा सकते हैं।